बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ड्रीम अचीवर्स बाय मोहम्मद अदनान। हम अपने एक लास्ट फ़िलासफ़र क्योंकि जो हमने फ़िलासफ़र की ड्रीम अचीवर्स के फ्लैग के अंडर जो हमने मुस्लिम फ़िलासफ़र्स की सीरीज़ स्टार्ट की है, तो हमारे मुस्लिम फ़िलासफ़र्स में चाहे हमारे पॉलिटिकल साइंस है, चाहे हमारे फ़िलासफ़ी है, चाहे सोशियोलॉजी है, तो इनकी मुस्लिम फ़िलासफ़र्स की थ्योरी के अंदर हम एक लास्ट फ़िलासफ़र को आज डिस्कस करने लगे हैं, दैट वाज़ इब्न खल्दून। इब्न खुल्दून के बारे में अप्रॉक्सीमेटली पेपर के अंदर सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। कभी वो इब्न खुल्दून की फ़िलॉसफी ऑफ हिस्ट्री को पूछ लेता है, कभी वो इब्न खुल्दून की थ्योरी ऑफ असाबिया को पूछ लेता है, कभी वो इब्न खुल्दून की थ्योरी ऑफ स्टेट को पूछ लेता है, या कभी वो ये भी पूछ लेता है कि फादर ऑफ इब्न खुल्दून एज अ फादर ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, वो इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये इसके जो एग्जामिनर है वो इब्न खुल्दून से डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन जो है वो पूछता रहता है। तो आज हम इन सारे क्वेश्चंस के रिलेटेड जो है वो हम बात करेंगे कि ये किस तरह चीज़ें होती हैं। तो पहले हम इब्न खुल्दून साहब का जो इंट्रोडक्शन है उसको देखते हैं। इब्न खुल्दून साहब का कंप्लीट नेम अबू ज़ैद अब्दुल रहमान इब्न खुल्दून था, जो नॉर्थ अफ्रीकन मुस्लिम कंट्री में पैदा हुए थे, एंड ही वाज द फर्स्ट मुस्लिम फिलोसोफर हु इंट्रोड्यूस अ मोस्ट साइंटिफिक मेथड इन पॉलिटिकल स्टडी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। तो इब्न खुल्दून साहब जो हैं वो 1332 के अंदर पैदा हुए थे, और उसके बाद इन्होंने डिफरेंट टाइम पीरियड के अंदर डिफरेंट कंट्रीज़ के में अपने फ़िलासफ़ी दी और अपनी जो है वो जो उनकी सर्विसेज थी उनको सर्व किया। और उसके बाद इब्न खुल्दून साहब जो हैं वो उनकी कुछ राइटिंग्स थी जो बहुत इम्पोर्टेंट थी। उनकी राइटिंग्स क्या थी, और अपनी इन राइटिंग्स की बेस के ऊपर जो है जो इब्न खुल्दून साहब थे वो कायरो के अंदर जज भी बन गए थे। वो सिर्फ अपने पॉलिटिकल इकॉनमी की बेस के ऊपर, और उनकी एक राइटिंग है जिनका नाम था मुकद्दमा, और वो मुकद्दमा की जो बुक थी वो उनकी बुक डिफरेंट एमिनेंट जो वेस्टर्न फिलोसफर थे उन्होंने भी उस बुक को जो है वो माना, एज लाइक कार्ल मार्क्स हो गए, हेजल हो गया, मैकियावेली हो गया। तो इन सब ने भी उनके मुकद्दमा की जो बुक थी उस पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो इम्प्रेस थे ये सारे। तो इनकी कौन-कौन सी राइटिंग्स हैं, जब ये इब्न खुल्दून साहब की डेथ हुई 1406 में, तो उस टाइम वो कायरो में एज अ जज जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे रहे थे। इनकी राइटिंग्स है किताबुल इब्रार, और किताबुल इब्रार के अंदर ही मुकद्दमा है, वो एक फर्स्ट वॉल्यूम है किताबुल इब्रार का। उसके बाद अल तारिफ है, एंड लास्ट वाज द हिस्ट्री ऑफ बर्बर्स। यहाँ पे अब हम डिस्कस करते हैं कि इब्न खुल्दून साहब की जो इस्लामिक पॉलिटिकल थॉट्स थी वो क्या थी। तो इनकी जो इब्न खुल्दून साहब थे उस टाइम जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी दैट वाज नॉट गुड। जो भी रूलर थे वो पावर और जो रिसोर्स हैं उसके अकमुलेशन के लिए वर्क करते थे। तो उसके अंदर जो है वो जो इब्न खुल्दून साहब की राइटिंग्स हैं वो जैसे सच लाइक मुकदमा की हमने पहले बात की, मैकियावेली, बोर्डिंग, मॉन्टेस्क्यू, एडम स्मिथ, हेजल, कार्ल मार्क्स were profoundly influenced by the political theory composed in his immortal work मुकदमा। मुकदमा के अंदर क्योंकि बेसिकली इब्न खुल्दून साहब ने एडमिनिस्ट्रेशन की बात की, रिसोर्सेज की बात की, पॉलिटिक्स को रिलीजन से कनेक्ट करने की बात की, और उसके अंदर एक और बात भी की कि जो सियासत मदनिया उसकी बात की, और साथ उन्होंने अपनी मुकद्दमा की बुक में ये बात भी की थी कि ये जो जिसने जिस तरह प्लेटो एंड अरिस्टोटल ने आइडियल स्टेट की बात की, तो उन्होंने कहा कि आइडियल स्टेट जो है वो रियल में एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो इसीलिए हमें उस आइडियल स्टेट से बेहतर है कि हम सियासत मदनिया या हम जो सोशल जो सर्विस की स्टेट है उसको हमें बेहतर करना चाहिए।
तो उसके ऊपर इब्ने खुल्दून साहब क्या कहते हैं? इब्ने खुल्दून साहब अपने पॉलिटिकल थ्योरी में सबसे पहले तो डिफरेंशिएट करते हैं बिटवीन रूरल एंड अर्बन लाइफ एंड द इमर्जेंस ऑफ सिविलाइजेशन एंड अ स्टेट इन स्ट्रिक्ट सेंस ऑफ टर्म। कि वो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में जो उनकी मुकदमा की बुक थी, उस मुकदमा की बुक के अंदर वो अपनी वो कहते हैं कि रूरल एंड अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन में फ़र्क है, क्योंकि उनकी सिविलाइजेशन के अंदर फ़र्क है। उसके बाद वो अपने पॉलिटिकल थ्योरी में असाबियाह को बयान करते हैं। उसके बाद वो इस्लामिक जो यूनिवर्सल ह्यूमन सिविलाइजेशन है, उसको बेस बना के ऊपर सोसाइटी का जो मैकेनिज़्म है उसको डेवलप करते हैं। और उसके बाद जो इब्न खुल्दून साहब हैं वो कहते हैं कि जो कॉजुअल इंटरडिपेंडेंस ऑफ सेवरल फैक्टर ऑफ सोशल लाइफ है, मतलब सोशल लाइफ के जो इंटरडिपेंडेंस फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं? दैट इज इकोनॉमी, मिलिट्री, कल्चर एंड रिलीजन। तो जी जो भी सोसाइटी के अंदर फैक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं वो इन चार फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। उसके बाद वो इब्न खुल्दून साहब जो हैं वो कहते हैं कि इस्लामिक कंट्री जो है, और इस्लामिक कंट्री का जो कोई भी जो इस्लामिक कंट्री है उसका जो पॉलिटिकल मैकेनिज्म है वो दो चीज़ों के साथ डिपेंडेंट हो और वो दो चीज़ें एक साथ चलें। वन इज़ शरिया, सेकंड इज़ पॉलिटिकल लॉ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इब्न खुल्दून साहब कहते हैं कि इन द बेसिक रिकग्निशन ऑफ वाइटल पार्ट विच रिलीजन शुड प्ले इन द लाइफ ऑफ द स्टेट। जो बहुत सारे वेस्टर्न फिलोसफर्स हैं वो रिलीजन को पॉलिटिक्स से डिवोर्स की बात करते हैं। जैसे ये सबसे पहले इस थ्योरी को मैकियावेली ने दिया। मैकियावेली ने सब क्लियर ये बात की थी कि जो प्रिंस है वो रिलीजन एंड पॉलिटिक्स को बिल्कुल अलग रखे। बट इब्न खुल्दून साहब कहते हैं कि जो रिलीजन शुड प्ले इन द लाइफ ऑफ द स्टेट, स्पेशली इफ इट ट्रांसफॉर्म द असाबिया इन द ड्यूरेबल, कोहेसिव एंड स्पिरिचुअल मोटिव पावर। अब हम असाबिया को लेटर डिस्कस करते हैं इस चीज़ के ऊपर। अब हम आगे डिस्कस करते हैं इब्ने खुल्दून साहब की हिस्टोरिकल अप्रोच ऑफ पॉलिटिकल साइंस। मैं पहले इस बात को कर चुका हूँ कि बहुत बार फिलॉसफी के अंदर ये इनकी जो हिस्टोरिकल अप्रोच टू द पॉलिटिकल साइंस के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। जिस तरह आई थिंक 2010 में सीएसएस में क्वेश्चन आया था, इब्ने खुल्दून इज द फाउंडर ऑफ द हिस्ट्री ऑफ फिलॉसफी एंड सोशियोलॉजी डिस्कस। अब ये फिलॉसफी के अंदर क्वेश्चन आया था। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस में भी 2002 के अंदर क्वेश्चन आया, डू यू थिंक दैट इब्न खुल्दून फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री इज कंपेटिबल विद इस्लामिक फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री। तो इब्न खुल्दून साहब का जो कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्ट्री है वो फिलॉसफी के लिए, जो हम सीएसएस के अंदर एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है फिलॉसफी, एंड पॉलिटिकल साइंस के फिलॉसफी दोनों के लिए एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो इब्न खुल्दून साहब की जो हिस्ट्री थी, हिस्ट्री पर्पस ऑफ हिस्ट्री था, वो ऐसे नहीं था कि जो बाकी जो मुस्लिम फिलोसफर्स रहे हैं वो हिस्ट्री को बताते थे। ठीक है, जो पहले के फिलोसफर्स थे उनका जो हिस्ट्री को स्टडी करने के चार फैक्टर्स होते थे, जो और चार उनके मोटिव्स होते थे। फर्स्ट याद था कि टू अरोज द क्यूरोसिटी ऑफ द रीडर। सबसे पहले वो क्या करते थे कि जो भी रीडर हो उसकी क्यूरोसिटी को बढ़ाना। उसके बाद टू फीड हिज इमेजिनेशन, जो भी रीडर हो। उसके बाद थर्ड दैट टू नरेट द स्टोरीज ऑफ किंग्स एंड डायनेस्टीज, किंग्स जो है वो अपने बारे में लिखवाते थे हिस्टोरियन से। और उसके बाद चौथा है टू प्रिपेयर द क्रॉनिकल्स ऑफ वार्स एंड फैक्ट्स। तो इब्न खुल्दून साहब की जो स्टडी ऑफ हिस्ट्री है वो इन चारों चीज़ों से अलग है, वो ये नहीं है। अब हम देखते हैं कि पर्पस ऑफ हिस्ट्री, इससे पहले इब्न खुल्दून साहब से पहले जो हिस्टोरियन थे उनकी थोड़ी अलग थी, लेकिन इब्न खुल्दून साहब की जो पर्पस ऑफ हिस्ट्री है वो अलग है। अब इब्न खुल्दून साहब का पर्पस ऑफ हिस्ट्री क्या है? तो इब्न खुल्दून साहब का जो पर्पस ऑफ हिस्ट्री है वो है टू एनालाइज द पास्ट ऑफ मैन इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हिज प्रेजेंट एंड फ्यूचर। के किसी भी ह्यूमन सिविलाइजेशन का पास्ट जो है
वो उसका प्रेजेंट एंड फ्यूचर डिसाइड करता है। उसके बाद डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, अरब इजिप्टियन सिविलाइजेशन, तो ये जितनी भी सिविलाइजेशंस हैं इनको रीड करना। उसके बाद टू रिकॉर्ड द ह्यूमन सोसाइटी एंड इट्स ग्रोथ एंड डिके कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ह्यूमन सिविलाइजेशन जो है वो ग्रोथ की तरफ गई, और ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिससे ह्यूमन सिविलाइजेशन जो है वो डिके के ऊपर गई। लास्ट बट नॉट द लीस्ट टू एनालाइज सर्टेन कंडीशंस, कौन कौन सी कंडीशंस इब्ने खुल्दून साहब अपने फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री के अंदर रीड करने की कोशिश करते हैं, तो वो कौन कौन सी हैं? जियोग्राफिकल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड कल्चरल। तो ये सारी की सारी ये जो 5 फैक्ट्स, जियोग्राफिकल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड कल्चर, ये जो 5 इब्ने खुल्दून साहब ने दिए हैं, तो ये 5 के 5 जो हैं ये इब्न अकॉर्डिंग टू इब्ने खुल्दून किसी भी ह्यूमन सिविलाइजेशन, किसी भी ह्यूमैनिटी की हिस्ट्री को पढ़ने के लिए बड़े ज़रूरी हैं। अच्छा, अब वो कहते हैं, अब साथ ये भी इब्ने खुल्दून साहब कहते हैं कि ऐसे कौन-कौन से फैक्टर्स हैं कि जिनकी वजह से हिस्ट्री में अगर उनको रीड करने के बाद वो देखते हैं कि ऐसे कौन-कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी बेस के ऊपर जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है वो पिटफॉल एंड डिक्लाइन की तरफ गई। तो वो कौन-कौन से फैक्टर्स हैं? सबसे पहले तो है रिलेशनशिप टुवर्ड्स अ क्रीड और एन ओपिनियन। जब ह्यूमैनिटी का जो रिलेशनशिप है वो क्रीड एंड ओपिनियन का रहेगा, आइडियोलॉजी का नहीं रहेगा। क्योंकि एक फॉर एग्जांपल इस्लामिक आइडियोलॉजी है, तो इस्लामिक आइडियोलॉजी के ऊपर जितनी भी सिविलाइजेशन होगी उनका कॉन्सेप्ट एक होगा। बट जब भी कोई सिविलाइजेशन ओपिनियन एंड क्रीड की बेस के ऊपर होगी तो वो ओपिनियन और थॉट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं जाके एक्सपायर हो जाते हैं और उससे सिविलाइजेशन जो है वो डिक्लाइन हो जाती है। फर्स्ट, partisanship towards a creed and an or an opinion। सेकंड जो डिक्लाइन की रीज़न है जो इब्ने खुल्दून साहब बताते हैं, दैट वाज ओवर कॉन्फिडेंस ऑफ वन रिसोर्सेज। जब भी आप एक रिसोर्सेज के ऊपर रहते हैं तो साफ ज़ाहिर है एक रिसोर्सेज ने कभी ना कभी ख़त्म होना है, और जैसे ही ख़त्म होती है तो सिविलाइजेशन भी ख़त्म हो जाती है। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन कह लें कि उनका एक ही रिसोर्स था, दैट वाज इंडस वाटर, फ्लो ऑफ वाटर। जैसे ही इंडस का फ्लो ऑफ वाटर जो है उन्होंने अपनी साइड चेंज की तो सिविलाइजेशन जो है वो ख़त्म हो गई। उसके बाद मेल ऑब्जर्वेशन है कि आप बहुत ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचते हैं। पोएटिक एग्जीग्रेशन है, पोएटिक एग्जीग्रेशन की सबसे मेन जो आपको मिलता है वो इसका मिलता है जितनी भी सिविलाइजेशन मुस्लिम एट द एंड जो मुस्लिम सिविलाइजेशन रही हैं उनके अंदर बहादुर शाह जफर की सिविलाइजेशन देख लें, तो बहादुर शाह जफर जो लास्ट रूलर रहे हैं हिस्ट्री के अंदर 1857 में जब वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुई इन सब कॉन्टिनेंट, तो उनका मेजर पार्ट जो था वो पोएटिक की तरफ था। तो जिसकी वजह से उन्होंने जो दूसरे फैक्टर्स हैं वार और प्रिपरेशन रिगार्डिंग वार एंड वो जो बाकी फैक्टर्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। उसके बाद इनएबिलिटी टू प्लेस एन इवेंट इन इट्स प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट। उसके बाद नेक्स्ट है टेम्पटेशन टू विन द फेवर ऑफ रॉयल एंड हाई रैंक पैट्रोनेज। ठीक है कि आप जो स्पेशल लोग हैं सिर्फ उनको इम्पोर्टेंस दें और ज़्यादा लोगों की बात को इम्पोर्टेंस ना दें। ठीक है, और उसके बाद आप सुपरफिशियल रिजेम्बलेंस रखना शुरू कर दें, मतलब कि रियलिटी से बाहर जाके आप चीज़ों को सोचना शुरू कर दें। तो ये कुछ चीज़ें हैं कि जो किसी भी सिविलाइजेशंस के डिक्लाइन का रीज़न बनती है। अब आगे जो है वो एक और बात भी की जाती है कि इब्ने खुल्दून साहब की जो इकोनॉमिक सॉरी कि उन्होंने हिस्ट्री को रीड करने के कौन-कौन से मेथड जो है वो डेवलप किए थे। तो सबसे पहला मेथड जो है मेथड ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। तो सबसे पहला मेथड जो इब्ने खुल्दून साहब का हिस्टोरिकल रिसर्च के था, दैट वाज केयरफुली लुक इनटू द क्लाइमेटिक, टेरिटोरियल एंड ऑक्यूपेशनल, इकोनॉमिक, सोशल, रिलीजियस एंड कल्चरल कंडीशन। ये हम पहले बात कर चुके हैं कि 4 कंडीशंस को इब्ने खुल्दून साहब पढ़ते थे। वन वाज कल्चरल,
जियोग्राफिकल, क्लाइमेटिक, तो जियोग्राफिकल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड कल्चरल। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनको ये एक रिसर्च मेथड था कि किसी भी सिविलाइजेशन को रीड करने के लिए वो इन 5 फैक्टर्स के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा तवज्जो देते थे। उसके बाद नेक्स्ट था हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड के अंदर इब्न खुल्दून साहब जो हैं वो डिवाइन इंटरवेंशन के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो देते थे। ठीक है, डिवाइन इंटरवेंशन के जो भी सिविलाइजेशन गुजरी है इनका जो तवज्जो थी वो कौन सी आइडियोलॉजी की तरफ थी। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में आर्यन ने हिंदुइज्म की आइडियोलॉजी डेवलप की और उसके बाद वो हिंदुइज्म बुद्धिज्म की आइडियोलॉजी जो है वो चलती रही। उसके बाद वो देखते थे कि लॉ ऑफ गवर्निंग ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी किसी भी सिविलाइजेशन की क्या रही है। ठीक है, उसके बाद वो देखते थे कि जो हिस्ट्री एंड सोशियोलॉजी थी उनके पास्ट इवेंट क्या रहे हैं। ठीक है, जो भी जो सिविल सोसाइटी है उनके पास्ट इवेंट्स क्या क्या रहे हैं और उनके जो पास्ट इवेंट्स हैं उनके प्रेजेंट के साथ जो है वो क्या अटैचमेंट है। मतलब अगर हम इनको शॉर्ट करें तो इब्न खुल्दून साहब दो चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। वन इज़ इन्वायरमेंटल फैक्टर, सेकेंड इज़ सोशल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में क्लाइमेट एंड फूड आ जाता है और सोशल फैक्टर में इंटरेस्ट आ जाता है, ऑक्यूपेशन आ जाता है, रिलीजन आ जाता है और एजुकेशन जो है वो आता है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम असाबियाह को डिस्कस करेंगे, इनकी जो थ्योरी ऑफ असाबियाह है। उसके बाद दूसरी चीज़ हम डिस्कस करेंगे कि इब्न खुल्दून एज अ फादर ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। तो आप हमारे साथ रहिएगा रहिएगा। ठीक है, हमारे जो चैनल है ड्रीम अचीवर्स उसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं। बहुत शुक्रिया। अगर कोई इसके बारे में क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।